हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक, और रैंकर प्रैक्टिस सीरीज को अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ तो जेईई एडवांस वाली रैंकर प्रैक्टिस सीरीज, इसमें आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स भी प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डे 24 का अपना टास्क, डीपीपी नंबर 24। मतलब अगर आप आज की वीडियो को, अगर आप आज की जो टास्क है उसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हो और सिक्वेंशली आप चल रहे हो, मतलब 240 प्रॉब्लम आप कर चुके हो, 240 प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब आपको पता है आपने कितनी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर ली है। नाउ तो इसमें देखें तो 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स है, 2 मल्टीपल, 1 पैराग्राफ और 3 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। बाद में इसका आंसर की दे रखा है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज्यादा देर बातें नहीं करते। क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में? फ्रॉम एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, वाइट, ब्लू एंड ग्रीन कलर, ग्रीन बॉल्स ना, फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेड, वाइट, ब्लू, ग्रीन, ए सिलेक्शन ऑफ 18 बॉल इज टू बी मेड, is to be made so that there are at least two of each color. If the number of selection is k, then k is equal to, तो क्या पूछा होगा? k के बारे में पूछ रहा है, k किसके इक्वल होगा। ठीक है बच्चों। नाउ अब देखो, अब ध्यान से बात समझिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सी बात है। हमारे पास में क्या लिखा हुआ है? अनलिमिटेड की बात करें, ऐसे कुछ बात कर लेते हैं, ऐसे बॉल बना लेते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास में व्हाइट बॉल है अनलिमिटेड, ब्लू बॉल है अनलिमिटेड, ग्रीन बॉल है अनलिमिटेड, और एक रेड रह गया था शुरू में, एक रेड भी है ना। इस तरह से अनलिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स है। आपने क्या किया, यहां से कुछ बॉल्स को लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि व्हाइट कलर की आपने ए बॉल ले ली, ब्लू कलर की आपने बी बॉल ली, सी बॉल ली एंड डी बॉल ली, और टोटल हमने कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? 18 बॉल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आती है। अब आपको 18 बॉल आपने जो सेलेक्ट की है, ठीक है, अब उसने बोला है कि भैया हमारे पास में जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो एटलीस्ट टू ऑफ ईच कलर, मतलब एक ही, मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और ये भी कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मतलब हमारे पास में व्हाइट बॉल जो आए कम से कम 2 आनी चाहिए, ब्लू बॉल की बात करें तो कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए, ग्रीन कलर की कम से कम 2 बॉल और रेड कलर की कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का हमें सिलेक्शंस करना है, तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? तो देखो डियर स्टूडेंट, आप एक बात समझ गए होंगे, जैसे आपने यहां तक की बात लिखी, भैया ये तो क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंट्रीगल सॉल्यूशन, मतलब पूर्णांक हलों की संख्या, शायद आपको मालूम होगा ना। और इसके लिए क्या फॉर्मूला आता है भाई? आपको नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंट्रीगल सॉल्यूशंस लिखने तो कितना आता है? n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये आता है ना। फॉर्मूला कैसे आता है ये आपको खुद सोचना चाहिए। वैसे अगर आपने जब पढ़ा होगा ना, तैयारी जब करवा रहे होंगे, तो आपको बताया गया होगा। वहां पे देखो ये भी सिखाया है, अगर आपको मान लो, इससे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था ना, प्रॉब्लम इस जैसा प्रॉब्लम पहले भी आया हुआ है। पहले तो अब इक्वल टू होना चाहिए, सब जगह इक्वल टू है ही। तो ना अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रिप्लेस करता हूँ ए प्लस टू से, ए डैश प्लस टू, इसको रिप्लेस कर दिया बी डैश प्लस टू, सी को मैंने रिप्लेस कर दिया सी डैश प्लस टू से, ना यहां से रिप्लेस कर दो डी डैश प्लस टू से, ऐसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ रिप्लेस करने के बाद में कितना आ गया? 18 आ गया। अब ए डैश बी डैश सी डैश से सभी कैसा आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गए। अब देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो मुझे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं। मतलब ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश प्लस डी डैश बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, जितने इसके सॉल्यूशंस आएंगे उतने ही तरीके से क्या होगा? यहाँ पर इनका सिलेक्शन होगा। कितना आ जाएगा? 10 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन, ये आएगा, मतलब 13 सी 3 आ जाएगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 13, 12 और 11, तो हमने यहाँ से लिखा 1 2 3, यहाँ लिखा 3 से 2 टाइम्स 6 आ गया, 12 यहाँ से आ गया, मतलब ये कितना आ गया हमारे पास? 22 यहाँ से आया, मतलब 13 इंटू 22 करें। ठीक है, 13 का 2 ऐसे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 26 आ गया, 2 यहाँ से बच जाएगा 26 और 28 यहाँ से आ गया, कितना आ गया? 286 आ गया। कितना आंसर आएगा इसका? 286 आएगा। कहीं दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है ना, ऑप्शन बी इज अपना करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? फर्स्ट का बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट का बी सही दे रखा है। क्लियर बच्चों? फर्स्ट प्रॉब्लम थी, बहुत ही आसान थी और मजेदार प्रॉब्लम थी। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन आपको निकालने हैं।
नंबर ऑफ पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड आउट करने। अच्छा, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बात को आप समझिए। तो देखो आप ऐसे समझो, ऐसा सेम प्रॉब्लम आईआईटी में भी आ चुका है इस जैसा। देखो आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट निकालने हैं तो क्या करना चाहिए, मोनोटोनोसिटी के अंदर हम ऐसी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं बहुत सारी, वहां सिखाते हैं। मतलब मैंने ये कि कर्व का नेचर समझता हूं पहले तो, है ना। एफ एक्स बराबर, मैंने क्या लिखा, 0 to x, ठीक है, t⁻10, तो हमने यहाँ लिखा प्लस का 1 यहाँ लिखा हुआ अपॉन में t⁻10 प्लस टी स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है, dx हमने यहाँ लिख लिया, सॉरी dt। ना इस वाली टर्म को मैं इधर लेके आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, एक फंक्शन एफ एक्स कंसिडर किया, लेट दिस इज द एफ एक्स, ठीक है ना। इस फंक्शन का मैं मोनोटोनिसिटी चेक करता हूँ, मतलब इसका बिहेवियर, इसका ग्राफ के बारे में पता लगाते हैं किस तरह ग्राफ होगा। तो इसका एफ डैश एक्स निकाला, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, तो x⁻10 प्लस का 1 अपॉन में अपर लिमिट पुट कैसे पुट करते हैं, t की जगह x है ना, x⁻10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं वो 0 आ जाएगा ना। नाउ यहाँ से कितना आ गया, -2x और -1 आ गया। यहाँ तक की बात तो हमें समझ में आ गई, कहीं कोई इसमें समस्या ही नहीं है। अब देखो बात को समझा जाए तो अगर मान लो कि यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर जोड़ दूं और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर वाला सब एक जैसा बन जाएगा। इसको मैंने अलग अलग कर दिया, तो 1 तो यहाँ से आया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपने यहाँ लिखा, x⁻10 यहाँ लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने यहाँ लिखा, माइनस ऑफ 2x और माइनस ऑफ 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो बात समझो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स के बारे में बात करना चाह रहा है। तो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट्स के बारे में बात करना चाह रहा है, तो ग्राफ के हमें इधर के इंटरसेक्शन से मतलब है। मतलब मैं एक काम करता हूँ, x>0 पर ही इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, x>0 पर इसको डिस्कस करते हैं। नाउ अब देखो जब x>0 है तो मैंने देखो एक बात समझा, मेरा सिर्फ इधर साइड से ही मतलब था। तो जब x>0 आ रहा है तो इन दैट केस ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, मतलब माइनस साइन बाहर ले लो तो नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल कैसा बना, नेगेटिव बना, ठीक है। ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है ना। मतलब यहां से तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि भाई फंक्शन एफ एक्स जो होगा एक्चुअली वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, ये बात मुझे क्लियर हुई। अच्छा, एफ एक्स डिक्रीज करेगा, ये बात समझ में आती है ना। अब एफ एक्स डिक्रीज करेगा और >0 के बारे की बात कर रहे हैं ना, तो मैं इसको यहां से बनाता हूं उसका डायग्राम। एक बात तो आपको समझ में आएगी, डिक्रीज करेगा, 0 के बाद में डिक्रीज करना है, ठीक है। अरे 0 पे इसका वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, 0 यहाँ पुट किया तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 यहाँ 0 आया, मतलब 0 पे वैल्यू 0 आया, 0 के बाद क्या वो डिक्रीज कर रहा है, ऐसे डिक्रीज करेगा। तो कभी भी वो एक्स एक्सिस कट करेगा क्या, कभी भी कट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका तो कोई भी रियल रूट आया ही नहीं बच्चों। तो कितना इसका आंसर होगा, आंसर आ जाएगा सी, मतलब नंबर ऑफ रियल रूट कितने आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल रूट कितने आएंगे, 0 आएंगे। दूसरे का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सी एकदम सही जवाब। क्लियर बच्चों, दूसरा प्रॉब्लम भी समझ में आ गया। देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, काम की प्रॉब्लम थी, ठीक है, फटाफट फटाफट सॉल्व हुई ना। उसके बाद दे रखा है पी हमारे पास में, अगला प्रॉब्लम पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3। एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, आर 2 पॉइंट ऑन दिस प्लेन, इस प्लेन पर है, ठीक है, इस प्लेन पे 2 पॉइंट है, एंड x0 y0 z0 बी ए पॉइंट ऑन पॉइंट सच दैट कि x0 -2 y0 प्लस 3 z0 प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है। अब आगे हमसे पूछा गया है कि पी आर माइनस क्यू आर इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, तब x0 प्लस y0 प्लस z0 इज इक्वल टू, भैया ये किसके इक्वल आएगा, ये आपसे बात पूछी गई है। अब देखो पॉइंट को अगर समझा जाए बहुत ध्यान से, समझो क्या दे रखा है हमारे पास में, दिस एंड दिस आर 2 पॉइंट ऑन दिस प्लेन, ये दोनों पॉइंट क्या इस प्लेन पर है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमारे पास एक प्लेन पे दे रखे ना, तो ऐसे बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमारे पास क्या दे रखा है, P -1 दे रखा है, 2 दे रखा है, -3 दे रखा है। एक पॉइंट Q हमारे पास क्या दे रखा है, 3,0,3 यहाँ दे रखा है। सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, -2 यहाँ से आया, प्लस का 2 यहाँ से आया तो कैंसिल हो गया, और -3 पुट कराएंगे, +3 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला भी 6 यहाँ से आया, 0 यहाँ से आया, और -3 यहाँ से आया, सेटिस्फाई कर रहा है ना। दोनों पॉइंट कहाँ है, इस प्लेन पर है, ठीक है। ओके, आगे की बात समझे जाए।
आर हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, बी ए पॉइंट दे रखा है सच दैट कि एक्स नॉट माइनस टू वाई नॉट प्लस थ्री जेड नॉट प्लस वन बराबर जीरो। मतलब हमारे पास जो आर पॉइंट है वो इस प्लेन पे लाई कर रहा है। किस प्लेन पर लाई कर रहा है, मैं यहां से डायग्राम बनाता हूं। ये बात समझ में आ गई, एक्स माइनस ऑफ टू वाई प्लस साइन ऑफ थ्री जेड बराबर प्लस वन बराबर जीरो। ठीक है, यहां पर लाई कर रहा है, पॉइंट आर यहां पर है, पी और क्यू यहां पर है। क्योंकि देखो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा ना इस प्लेन का ना। अब समझो बात को कि अगर एक पॉइंट पी मान लो, यहां मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, पॉइंट पी यहां लेते हैं, सब एक प्लेन पर है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो पहली बात तो इस सवाल को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा कंसेप्ट तो हम स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ चुके होते हैं ना, कि पॉइंट पी का आर से डिस्टेंस, और आर पॉइंट यहां पर मान लेते हैं, पॉइंट पी का आर से डिस्टेंस और पॉइंट पी का क्यू से डिस्टेंस अगर ये मैक्सिमम आ रहा है, मतलब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स की अगर बात करें, तो अगर आप समझो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स पी आर माइनस ऑफ क्यू आर मैंने लिखा, भाई ऑलवेज कैसा आएगा, लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड आएगा, मतलब पी क्यू से छोटा आएगा। क्या ये बराबर हो सकता है, हाँ बराबर हो सकता है। प्लेन को से बड़ा करके दिखाऊं तो मान लो कि ये पॉइंट ऐसे चला गया, तो भाई इक्वलिटी ये क्या होगा, बराबर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, पी क्यू आ सकती है। और कब आएगी, जब आर पॉइंट यहां होगा और तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आई, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है ना। अब मैं एक काम करता हूं, इस लाइन का अब हमें क्या चाहिए, आर को अगर ध्यान से देखें तो आर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अच्छा, लाइन की इक्वेशन में आसानी से लिख सकता हूँ क्या, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। चलो अब हम यहाँ लिखेंगे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें पता है ना, पॉइंट पी हमने लिख रखा माइनस वन टू माइनस थ्री थ्री जीरो थ्री है ना, सही है। अब देखो लाइन की अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, x माइनस वन, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वन बराबर में कितना लिखेंगे, y माइनस टू अपॉन में लिख देंगे z माइनस जेड प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, डी आर लिखते हैं, माइनस वन में से सेपरेट कराया, उल्टा सेपरेट करें, थ्री में से सेपरेट कराया तो फोर, जीरो में से सेपरेट कराया तो माइनस टू, और थ्री से ही सेपरेट कराएंगे सिक्स, ये आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ टू लिख लेते हैं, यहाँ माइनस वन लिख लेते हैं और यहाँ थ्री लिख लेते हैं। ये लाइन की हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, डीआर को और डिवाइड कर दिया, तो बराबर लैम्डा मानते हुए एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, टू लैम्डा माइनस वन आया है। वाई का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा प्लस का टू आ गया। ना जेड का अगर वैल्यू की बात करें तो थ्री लैम्डा माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में पॉइंट्स आ गए। लाइन पे एनी पॉइंट ले लिया, और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, तो एक ही बार में सॉल्व करते हैं। देखो टू लैम्डा माइनस वन, एक्स का वैल्यू ये रखा, वाई का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, माइनस टू लैम्डा प्लस वन, तो माइनस वन से कितना हो जाएगा, प्लस का टू लैम्डा। ठीक है, माइनस टू यहाँ पुट कराएंगे तो माइनस का फोर आ जाएगा, थ्री पुट करते हैं, थ्री टाइम्स ऑफ दिस, तो ये कितना हो जाएगा, नाइन लैम्डा यहाँ से आया, माइनस का नाइन यहाँ से आया, प्लस वन बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर हुई हमारे पास। टू लैम्डा यहाँ से लिखा हुआ, नाइन लैम्डा, इलेवन लैम्डा आ गया, और यहाँ पर ट्वेल्व लैम्डा, कितना आ जाएगा, थर्टीन लैम्डा आ गया। ठीक है, माइनस वन यहाँ से आ रहा है, और माइनस का फाइव, माइनस फोर माइनस फाइव हो गया, माइनस फाइव में माइनस नाइन जब ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस फोर्टीन प्लस वन तो कितना आ गया, माइनस थर्टीन आया, बराबर जीरो आया। मतलब कैलकुलेशन बहुत आसान से है, लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया। लैम्डा इक्वल टू अगर वन आ गया तो हमारे पास भाई इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखूं तो लैम्डा की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, तो जब एक्स लैम्डा की वैल्यू वन पुट कराएंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा, है ना, सॉरी प्लस वन, ये आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू जब वन डालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू वन डालेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। यही हमारे पास क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट और जेड नॉट आ गए। ठीक है, और हमसे क्या पूछा हुआ है, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट प्लस जेड नॉट पूछा हुआ है, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, टू आ रहा है। तो क्या आंसर आएगा, टू इज, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थर्ड का कौन सा आंसर दे रखा है, ए है ना, इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा देखो इसमें एक बात समझो, एक्चुअली ये बात तो आपको ऐसी ही दे दी गई थी ना कि ये दोनों पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ऐसा कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर ना, ऐसे आपको परेशान करने के लिए। ठीक है बच्चों, नाम यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हाँ, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है और बहुत ही सही प्रॉब्लम है ना। नाउ इस प्रॉब्लम को आप समझिए ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है। लेट एफ एक्स बराबर दिस, तो एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, तो एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस के। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है ना। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक तो ये बात कर रहा है, और एक एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो की बात कर रहा है।
ठीक है, मान लो कि एक बार आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कराया एफ एक्स को, और एक बार हमने क्या कराया, लेस देन इक्वल टू जीरो कराया। यहाँ से बात समझते हैं ना, के की बात कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू जब जीरो कराएंगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। जब मैं लेस देन इक्वल टू जीरो कराऊंगा तो के कैसा आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आया, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया। ठीक है, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है। अब अल्टीमेटली आप ये समझो है ना, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ए और बी में तो ये पूछना चाह रहा है, और सी और डी में इसके बारे में पूछना चाह रहा है ना। ठीक है, दोनों को हमने सॉल्व किया। नाउ एफ एक्स, अब देखो के हमेशा क्या है ना, इसके इक्वल होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए ना, ये बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, वो तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकता हूँ, के ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या पहला काम तो क्या करेंगे हम, हाँ 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 हाँ, इसका आधा कितना होगा, एक बटे दो है ना, उसका एक बटे चार हमने जोड़ दिया और एक बटे चार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इस तरह से लिखा मैंने, है ना। यहाँ माइनस का लिखा, यहाँ प्लस पहले लिखा, तो तब ध्यान से देखो 1/4 तो यहाँ लिखा हुआ है। आई कैन राइट दिस पार्ट 1/2 माइनस ऑफ, सॉरी हाँ सही है, इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, समझो एक बार बात को। इसकी स्क्वायरिंग करें तो 1/4 आ जाएगा, माइनस साइन ऐसे कॉमन ले लो ना, साइन स्क्वायर एक्स आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। सही बात है ना, सॉरी प्लस साइन एक्स आ जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलो जब आपने इसको ऐसे लिख लिया तो के क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू लिखूंगा तो साइन एक्स में इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर मान लो कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा तो फिर तो कम हो जाएगा ना, नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्या ये जीरो संभव है, संभव है। तो कितना आ जाएगा, 1/4 इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो के कैसा होना चाहिए, 1/4 के इक्वल या फिर 1/4 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है ना, ये आ गया हमारे पास। तो क्या देखते हैं ना, एफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो के कैसा आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। कहीं कोई समस्या नहीं। अच्छा देखो, आप जब सॉल्यूशन देखते हो ना आप लोग, ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही आसान था यार ये तो। ठीक है, सब आसान ही होता है। अब क्या है, इसको अगर हम लिखेंगे तो सीख ही गए, 1/4 माइनस 1/2 माइनस ऑफ साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर है। तो भैया ये इससे छोटा होना चाहिए, तो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए। अब हमें चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो बड़े से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कराऊंगा ना। तो इसका बड़ा नंबर कब बन सकता है, जब साइन एक्स का वैल्यू खुद कैसा हो, -1 हो। तो जब ये -1 बनेगा, इन दैट केस तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ करके और बड़ा नंबर बन जाएगा, है ना। तो ये तो कितना बना, +1, यहाँ कर दो -1 करा तो यहाँ +1 आया, तो 1 + 1/2, 3/2 आया, तो 3/9/4 आया, मतलब यहाँ से आया 1/4 माइनस ऑफ 9/4 आया। ये आया ना, इससे सब्ट्रैक्ट कराया तो कितना आ जाएगा, -2 आ गया सिंप्लीफाई करने पर। तो मतलब के कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -2 होना चाहिए, ये अपना आंसर आएगा। बात समझ गए बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है ना। एफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है तो लेस देन इक्वल टू के इज ग्रेटर देन इक्वल टू, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया ना। अब जो भी ऑप्शन सही दे रखा है ना, उस हिसाब से अपना सही कर देंगे ना। यहाँ चेंज कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 में चेंज करना है आंसर करेक्शन। ठीक है, ये लिख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम गलती ना जाए, है ना। फोर्थ का क्या आंसर दिया है हमारे पास में, फोर्थ का आंसर ए और सी है ना। ठीक है, तो यहाँ चेंज कर देते हैं, यहाँ लेस देन इक्वल टू लगा देते हैं, ऐसे डीपीपी में चेंज कर देंगे ना। सी ऑप्शन आएगा, तो ए और सी दोनों सही आ रहे हैं ना। चलो ठीक है बच्चों, आपको बात समझ गए है ना, कहीं कोई इसमें समस्या नहीं आती ना। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है और बहुत आसान सा प्रॉब्लम है ना। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, मतलब छोटी छोटी क्या होती है ना, कि अगर आपको पता रहता है ना, प्रॉब्लम छोटी सी ही रहती होती है ना। ना शुरू करें। लेट टू पैराबोला, एक पैराबोला ये दे रखा है, दूसरा पैराबोला ये दे रखा है। फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन S1 टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू S2 टचिंग इट एट Q एंड R पॉइंट। ठीक बात है, द लाइन QR इज अ टेंजेंट टू S1, लाइन QR नाइदर टचेज, ऐसे कुछ दे रखा है। ठीक है, पहले चित्र बनाते हैं इसका। चित्र क्या बनाएंगे कि मान लो कि हमारे पास में कुछ ऐसे डायग्राम है, ए पॉजिटिव लेके चलते हैं ना। तो ए वाला S1 तो अपना इस साइड आ जाएगा, ठीक है, इस साइड ले लिया। तो S2 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, S1 पे एक पॉइंट लिया, फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन S1, मान लो पॉइंट T ले लिया। T का मतलब 80² 280 पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया है ना।
यहाँ से अगर मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, मान लेते कि इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ क्यू पे टच कर रहा है और एक यहाँ से मान लेते कि आर पॉइंट पे टच कर रहा है। डायग्राम से प्रॉपर नहीं जाना, रफ डायग्राम है ना। यहाँ क्यू पे टच कर रहा है और यहाँ आर पे टच कर रहा है, ठीक है। देन आपसे पूछा हुआ है लाइन क्यू आर, ये जो लाइन क्यू आर जो बनेगी ये आगे जाके पैराबोला को टच करेगी कि नहीं करेगी, इसके बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात हो गई हमारे पास। तो ये क्या हो गया, S1 जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है। S2 जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, ठीक है। ये दे रखा है। S1 पे आपने एक पॉइंट लिया 80 स्क्वायर 280, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो नाउ इस पे अब मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं क्यू आर, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख लूं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब क्यू आर का इक्वेशन। क्यू आर को ध्यान से देखें, ये टेंजेंट, तो क्यू आर तो क्या बन जाएगा, इस वाले पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस कर्व पे मैं टी बराबर 0 लगा दूंगा, तो जब टी बराबर 0 लगाएंगे इस कर्व पर, तो वाई वन का वैल्यू कितना आ रहा है, 280, ठीक है। उसके बाद में आप समझो है ना, माइनस ऑफ साइन 4a, एक्स का वैल्यू कितना जाएगा, एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, तो एक्स प्लस एक्स वन अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2a यहाँ पर आया, 2a से ये 2a कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये कितना है, टी वाई इज इक्वल टू आया। माइनस साइन यहाँ से आ रहा है, तो माइनस एक्स तो मैंने यहाँ लिखा और माइनस साइन को अंदर ले गए, तो माइनस ऑफ 80 स्क्वायर आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये तो हमारे पास में क्या आया, इसका हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब बात ये करनी है कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 80 स्क्वायर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो ये S1 को टच कर रहा है या क्या कर रहा है ना, इसके बारे में बात करनी है। तो एक काम देखो, आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, बाई में क्वाड्रेटिक बनाते हैं और डी बराबर 0 लगा के देख लेते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करें, अगर ये लाइन टच कर रहा है तो उसको y इक्वल टू mx के फॉर्म में लिखता हूं, तो -1/tx, तो यहाँ से लिखा माइनस ऑफ 80 यहाँ लिखा। अगर ये लाइन इस पैराबोला पर अगर टेंजेंट होगी तो भैया कंडीशन क्या आएगा, c बराबर a/m आना चाहिए, समझ गया बात को, c बराबर a/m। तो c कितना आ रहा है कांस्टेंट, यहाँ से -80 आया, c तो इस लाइन से लिखेंगे y बराबर mx प्लस c है ना, c, और a का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से स्मॉल a आ रहा है, और t का वैल्यू, m का वैल्यू कितना है, -1/t आया, ये ऊपर जाएगा तो कितना बना, -80 बना, मतलब ये दोनों बराबर आ गए। बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो होगा पैराबोला को टच करेगा, तो लाइन क्यू आर इज ए टेंजेंट टू S1, ये बात एकदम सही जवाब ना, ठीक है। तो पहली बात तो हमें ये मालूम चली। नाउ उसके बाद देखो अगला प्रॉब्लम क्या दे रखा है, समझे, क्यू आर नाइट है ना, ऑप्शन बी भी अपना सॉल्व हो गया। आगे दे रखा है, इफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट 80 ऑन S1, मतलब कर्व पे ऐसे कोई पॉइंट दे दिया टी करके है ना, ठीक है, 80 मतलब 80 स्क्वायर कमा 280 की तरह बात कर रहे हैं ना, ऑन S1 इज ए टेंजेंट टू S2, मतलब नॉर्मल एट पॉइंट S1 पे नॉर्मल है और वो क्या कर रहा है S2, और S2 पे टेंजेंट है, तब टी स्क्वायर बराबर क्या कंडीशन आएगा। तो देखो पॉइंट को फिर से ध्यान से समझो, है कि इस तरह से है, ये एक पैराबोला, दूसरा पैराबोला यहाँ गया, ये S1 है और ये S2 है, इस पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, ठीक है। तो इस पे एक पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है 80, तो 80 का मतलब क्या हुआ, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर मैं लिखूं S1 पर, अगर नॉर्मल लिखेंगे तो ये क्या नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना। नाउ अगर ये नॉर्मल है और ये इसको टच कर रहा है, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, ये लाइन इस पे टेंजेंट बने तो c बराबर a/m लगा देंगे, तो यहाँ से अगर c लिखूं तो कितना आ जाएगा, 280 प्लस 80 क्यूब, ये तो c आ गया हमारे पास, बराबर a का वैल्यू कितना आएगा, -a आएगा, अपॉन में m, स्लोप कितना आ जाएगा इसका, -t आ रहा है, तो माइनस से कैंसिल हो गया, a भी कॉमन आके कैंसिल हो गया ना। अगर आप बात को समझे, t को अगर मल्टीप्लाई कराएं इधर तो 2t स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t पावर 4 और यहाँ -1 बराबर 0 लिख देते हैं, मतलब t पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर हमने यहाँ लिखा, चलो बराबर 1 ले जाते हैं, तो यहाँ +1 और यहाँ +1 कर देते हैं। ध्यान से देखें तो ये t स्क्वायर +1 का होल स्क्वायर आ गया
और यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ गया प्लस माइनस ऑफ रूट 2 आ गया। माइनस रूट 2 तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव है, तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा प्लस साइन ही आएगा रूट 2 और माइनस 1 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आया। तो क्या ऑप्शन दे रखा है इसने रूट 2 माइनस 1, तो क्या आंसर आएगा 5वें का ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई। फिफ्थ का सी, फिफ्थ का ए और सी आ रहा है ना, हाँ तो मतलब सी तो आ ही रहा है और सॉरी ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है ना, सही दोनों आ रहा है, ठीक है ना। ना आप चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। अच्छा बच्चों एक बात थोड़ा सा इसमें भी करेक्शन था, बता देता हूं मैं आपको, यहाँ ए आ रहा है ना, ए एक्स, ए और बी कैसे नेचुरल नंबर है हमारे पास में, ठीक है बच्चों। यहां तक की बात तो हमें समझ में आई है ना। अब देखो प्रॉब्लम समझे क्या दे रखा है कि पैराग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन 6 और 7 के लिए ना, एफ एक्स हमारे पास ये है और जी एक्स हमारे पास ये है, ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स वेयर ए और बी नेचुरल नंबर, मतलब कोई काम के हो सकते हैं ना, ध्यान रखना ए और बी नेचुरल ऐसे ही नहीं दिया उसने, कुछ खास बात हो सकती है बाद में काम आ सकते हैं ना। हैव टू कॉमन रूट्स, मतलब इसके दो कॉमन रूट है, ठीक है, दो कॉमन रूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये पूरी पूरी जो क्वाड्रेटिक है वो उसके अंदर आ जानी चाहिए, ठीक है, अगर दो कॉमन रूट आ रहे हैं तो ठीक। तो अब इतने बात समझ में है कि इसके क्यूबिक अगर फैक्टर करूं मैं तो एक क्वाड्रेटिक निकलना चाहिए, और वो क्वाड्रेटिक अपने आप में क्या होगा जीएक्स ही होगा, अगर दो कॉमन रूट हैं तो, है ना, दोनों के दोनों में इसके दो रूट आए अल्फा और बीटा, तो वो यही आ गए ना अल्फा और बीटा इसके अंदर ही, ठीक है। अब देखो बात समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक क्यूबिक लिखा हुआ है इसके फैक्टर होने चाहिए, क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, देखो वन सेटिस्फाई करा के देखते हैं, वन सेटिस्फाई करेगा कि 1 - 6 प्लस का 14 और माइनस का 12, 15 - 16 नहीं कर रहा, -1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, -1 यहाँ से आया प्लस का 6 यहाँ से आ जाएगा माइनस का 14 और माइनस का 12 नहीं कर रहा, 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, 8 यहाँ से लिखा, 2 सेटिस्फाई जब कराएंगे तो 4 -24 हमने यहाँ से लिखा, 2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो प्लस का 28 और माइनस ऑफ 12, तो ये -36 और ये प्लस का 36, हाँ 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x - 2 इसका एक फैक्टर होगा। अच्छा क्यूबिक का अगर x - 2 एक फैक्टर है तो कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे कई सारे तरीके होते हैं, मुझे ये वाला तरीका थोड़ा ज्यादा आसान लगता है ना, मैं इसको फॉलो करूंगा। x - 2 हमारे पास में क्या है 3 बार लिख लो आप, अब इसकी हेल्प से मैं ये वाली इक्वेशन बनाऊंगा, तो क्या करना चाहिए x³ चाहिए तो x² से मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ कितना बना -2x², ऊपर क्या चाहिए -6x², तो -4x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो -4x² -2x² -6x² आ गया, आगे मुझे क्या चाहिए प्लस का 14x, यहाँ से कितना आ रहा है प्लस का 8x आ रहा है, मतलब मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस का 6 और प्लस का 18x मतलब हो जाएगा, सॉरी 14x हो जाएगा ना, ना -12 लास्ट वाला टर्म अपने आप ही मैनेज हो जाना चाहिए, अगर लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिकली अगर मैनेज हो गया तो इसका मतलब सब कुछ सही है, मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ से x² x - 2 तो यहाँ से फैक्टर ले लिया हमने, x² -4x + 6 बराबर ये है ना। अब देखो इसका अगर फैक्टर आ रहा है gx कॉमन रूट है तो इट मीन कि भाई gx तो है क्या हमारे पास, यही है ना x² -4x + 6, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए ना। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बराबर 0 कर दिया, तो इस इक्वेशन के दो रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और आपसे वैल्यू पूछा गया इसका, अच्छा 4 - अल्फा है ना, एक तरीका हो सकता है अल्फा बीटा निकालो, नहीं 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 ऐसे नहीं करेंगे ना। अब आपसे पूछना चाह रहा है 4 - अल्फा, तो देखो यहाँ पे इस तरह की टर्म बना के देखो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखो, अल्फा² माइनस ऑफ 4 अल्फा प्लस का 6 बराबर 0 आ रहा है, अल्फा अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो अल्फा माइनस का 4 आ गया, ठीक है, अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया तो ना, बराबर में इसको मैं -6 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब एक और काम करते हैं 4 - अल्फा बताना चाह रहा है ना, यहीं से मैं सॉल्व करता हूँ, यहीं से समझो, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लो, तो 4 - अल्फा बराबर कितना आ जाएगा भैया 6/अल्फा आ गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई यहाँ से, हाँ बिल्कुल समझ में आ गई सर जी, मतलब ये हुआ तो इसका वैल्यू तो कितना है 6/अल्फा, मतलब यहाँ 6/अल्फा जब पुट कराएंगे तो नीचे तो 36 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा² और यहाँ से आ जाएगा ऐसी सिमिलरली बीटा² तो अल्फा² प्लस बीटा² आ गया। अच्छा अगर ये आ गया तो उसके बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यहाँ तो क्या लिखा हुआ है सम ऑफ रूट का होल स्क्वायर लिख देंगे और -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा लिख देंगे, अपॉन में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अच्छा सम ऑफ रूट यहाँ से कितना आ रहा है, अगर हम बात करें भैया अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, अच्छा वाला कलर लेते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 4 आ गया,
चेंज तो हुआ बट थोड़ा गड़बड़ है ना। अल्फा इंटू बीटा अगर लिखें, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, सम ऑफ फ्रूट 4 आया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 6 आया। तो हमने क्या किया भैया, सम ऑफ फ्रूट तो 4 पुट कराएंगे तो ये तो बन जाएगा 16, 6 जब पुट कराएंगे 12 आएगा, तो यहाँ से -12 आ गया है ना। ओके, अपॉन में 36 आ गया, तो वहां से ऊपर से आ जाएगा प्लस का 4 अपॉन में 36, मतलब 1/9 आ रहा है। 1/9 आया, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 6 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आई है ना। ना क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अगर बात करें तो जीएक्स कैसा बोल रखा है उसने, 8 और 18 के बीच में होना चाहिए। जीएक्स क्या था, जीएक्स ये था। जैसे जीएक्स अच्छा, मतलब इसके बारे में बात कर रहा है। ये कैसा होना चाहिए हमारे पास में, 8 और 18 के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स क्या रहेगा ना। ठीक है, अब समझो बात को। जीएक्स, जीएक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ये कलर लेते हैं, नहीं 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 ये कलर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 6। ठीक है, ये जीएक्स है। ये कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 18 और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन 8 आना चाहिए। ऐसे कुछ लिखा हुआ है, सही बात है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों अब देखो ध्यान से बात समझो। एक तरीका तो हो सकता है कि अलग अलग सॉल्व करके तब जाके सॉल्व करें, या फिर आपने सोचा डायग्राम वगैरह बना दिया और यहाँ से दोनों लाइन खींच दी तो इसके इंटीग्रल वैल्यूज काउंट कर लिए। ऐसे मत करो, देखो नंबर समझो, एक्स स्क्वायर -4x है, इसको एक काम करो +4 और +2 लिख दो 6 को, तो ये बन जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। ठीक बात है, 2 इधर जाएगा तो 16 बनेगा और 2 इधर जाएगा तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, x-2 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मॉड आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ठीक है, x के इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मॉड ऑफ x-2 है वो कितना आ सकता है, √6 से बड़ा होना चाहिए। तो √6 कितना है, 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। x-2 की अगर बात करें तो भैया +-3 या फिर +-4, और x की वैल्यूज पूछना चाह रहा है, तो चलो वैल्यूज ही पूछना चाह रहा है, 2 +-3 या फिर 2 +-4। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आया। नंबर ऑफ वैल्यूज पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से आएगा, 4 हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन आएगा, 7th का ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 6 का बी और 7th का ए चेक करते हैं। 6th का बी 7th का ए, 6th का बी 7th का ए, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक की बात समझ गए है ना। ना आगे चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है और बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। अगर आप इसके अंदर की बात को समझ गए हैं तो, नहीं समझे हैं तो आपको थोड़ा सा लेंदी वेंदी करवा सकता है प्रॉब्लम है ना, सॉल्व करते टाइम लगवा सकता है आपसे। ठीक है, इन नंबर्स को बहुत ध्यान से देखूं मैं, जैसा कि मैंने देख लिया कि भैया ये पी एक्स है, अगर मैं इसे ए मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो ए स्क्वायर लिखा है, तो 1a² 1b² और 1c² अच्छा ये वाली क्वाड्रेटिक, मतलब ये वाला डिटरमिनेंट तो मुझे याद ही रहता है, a-b b-c और c-a आएगा। अच्छा px तो ये आ गया, a का वैल्यू है कितना, a है हमारे पास x+2। px की अगर मैं बात करूँ ना, अब वैल्यूज पुट करते हैं ना, a का वैल्यू पुट किया मैंने x+2, b का वैल्यू क्या है x+3, c का वैल्यू क्या है x+4, x कैंसिल हो गया, 2 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आया। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ रहा है, x+3 आ रहा है, x+3। ठीक है, x कैंसिल हो जाएगा, 3 -4 कराएंगे तो -1 आ गया ना। c -8 लिखें तो c कितना है, x+4 है और ये कितना है, x+2 है। ठीक है, तो x तो चलो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 आ गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, px कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट आ रहा है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी, इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, सब्ट्रैक्ट करने पे 0 हो जाएगा, फाइनली इसका आंसर तो 0 आ जाएगा। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, बट आपका लॉजिक कैसे लगा रहे थे ना, उस पर डिपेंड कर रहा था ये बात कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया। ओके बच्चों, चलो बहुत ही बढ़िया है ना, यहां तक की बात आप सीख गए है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9। बढ़िया प्रॉब्लम है और आसान प्रॉब्लम है ना, बढ़िया और आसान प्रॉब्लम है ना। अब समझो बात को ध्यान से, क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में,
कंसीडर एक कर्व को कंसीडर करें पासिंग थ्रू 1,1 से पास कर रहा है, सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। पता नहीं क्या लिखा हुआ ना, धीरे धीरे पढ़ते हैं, बस स्लोली स्लोली पढ़ते हैं। कंसीडर ए कर्व पासिंग थ्रू 1,1 such that perpendicular distance of normal drawn any point P। मान लो कि हमारे पास में से कर्व है, ये कर्व हो गया नॉर्मल, हमने कोई भी एक नॉर्मल ड्रॉ कराया किसी एक पॉइंट P पर, ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ, पॉइंट P पर नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है ना। कर्व कहां से पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है। So the perpendicular distance of normal drawn at any point P on the curve from origin। अच्छा, इस नॉर्मल का हमने जो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P के अगर मान लो कोऑर्डिनेट अगर मैं ले लूं x, y, तो कितना आ रहा है, ये डिस्टेंस y के बराबर आ रहा है। बात समझ में आई आपको? एक बात ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ कराएं, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये एंगल 90 ये आ गया, तो मुझे ये लेंथ निकालना है, ठीक है, डायरेक्ट ही निकाल देंगे ये लेंथ ना। एक काम समझो, नॉर्मल लिखते हैं हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, आपको देखो सर ने बहुत अच्छे सिखाया होगा, जब ऐसे कुछ कर रहे होते हैं ना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मानते हैं ना, ठीक है, तो मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा एट स्मॉल एक्स वाई, तो कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई है ना यहाँ से मैं लिखूंगा तो -1/m लिख लेता हूँ अभी तो ना। स्लोप ऑफ स्मॉल एम बराबर कितना है, dy/dx, और कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, ये है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। नाउ एक काम करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ तो बन जाएगा स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है ना, ऐसे एम वाई में लिखा, माइनस एक्स यहाँ लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा, प्लस का कैपिटल एक्स, प्लस एक्स आ रहा होगा तो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस एक्स बराबर 0। वेरिएबल क्या है, स्मॉल एक्स वाई नहीं, कैपिटल एक्स वाई है ना। अब देखो समझो ध्यान से, कैपिटल एक्स प्लस एम कैपिटल वाई, ये माइनस एक्स और प्लस का एम वाई, चलो ऐसे लिख दिया, बराबर में 0, ये इक्वेशन है। स्मॉल एक्स वाई तो अल्फा को बीटा की तरह भी ट्रीट कर सकते हो आप लोगों ना, बट वो मैं नहीं करता, कारण है क्योंकि dy/dx आ रहा होता है, उसमें हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना। अब देखो यहाँ से आपने इस वाले नॉर्मल का आपने ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला, 0 0 यहाँ पुट किया, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, मॉड आएगा x प्लस ऑफ यहाँ कितना लिखेंगे हम एम बाई, माइनस साइन भी प्लस में बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ यहाँ कितना बनेगा 1 + m² बनेगा, ठीक है, और दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट P के इक्वल आ रहा है, मतलब दैट इक्वल्स टू y आ रहा है। यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई, ठीक है, ये उसने गिवन था। अब आगे क्या है, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो x² तो यहाँ से है, m² y² यहाँ से है, और यहाँ से आ जाएगा 2xy × m बराबर में कितना आ जाएगा, y² प्लस m² y² यहाँ से आया, ठीक है, तो m² y² तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक की बात भी मुझे समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात समझूं कि स्मॉल m बराबर y² माइनस ऑफ x² अपॉन में 2xy, अरे ये तो कुछ ऐसा आ गया, ये अगर कुछ ऐसा आ गया तो इसका मतलब तो क्या लिखा हुआ भाई, ये तो होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, तो स्मॉल m, और स्मॉल m बराबर है कितना, dy/dx है। अच्छा, अगर इस तरह से इक्वेशंस लिखा हुआ है तो इसको क्या मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं, तो समझो dy/dx बराबर में क्या लिखा हुआ, y² माइनस x² अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ xy, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं, y बराबर bx पुट करते हैं आप लोगों ना, यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो b + x dv/dx आएगा, है ना, ये डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो नाउ यहाँ तो हमने क्या लिखा, b + x dv/dx, y का वैल्यू b पुट किया, b² - 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। नाउ x × dv/dx अगर मैं लिखूं तो b² - 1 अपॉन में 2b, और माइनस का b हमने यहाँ लिखा, तो इतना आ जाएगा, -1 यहाँ से आया, माइनस ऑफ b² यहाँ से, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बिल्कुल एकदम सही से समझ में आया सर जी ना। अब क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, 2b/1 प्लस ऑफ b² तो मैंने यहाँ लिखा, यहीं मैं माइनस साइन ले लेता हूँ, dx/x ले लेते हैं ना,
ठीक है बच्चों, यहां तक की बात तो क्लियर हुई है ना। नाउ ठीक है ना, आगे आप इसको क्या करेंगे, यहाँ डीवी लिखा हुआ है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट यहाँ किया हमने, यहाँ तो नीचे एफ एक्स ऊपर इसका एफ डैश एक्स है, तो एल एन ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर आ गया, माइनस ऑफ एल एन ऑफ एक्स आ गया ना, या मॉड एक्स लिख दो, कोई खास नहीं पड़ता, प्लस का सी। यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई, क्लियर है? ओके, एकदम क्लियर है ना। उसने बोला है कर्व कहाँ से पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है। ठीक है, तो 1,1 से पास कर रहा है, तो x का वैल्यू अगर 1 है, इसको मैं उसमें कन्वर्ट करता हूँ बाई में, एल एन ऑफ 1 प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ एल एन ऑफ एक्स और प्लस का सी, ऐसे रहने देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर 1 रखा, तो 1 रखने से 0 हो जाएगा, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई का वैल्यू भी 1 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाए, एल एन टू बना, मतलब सी का वैल्यू तो कितना बना, एल एन टू बना। ठीक है, यहाँ तक की बात मुझे समझ में आई। मतलब कहने वाली बात क्या है कि एल एन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एल एन ऑफ 2/x आया, चलो है ना, एल एन से एल एन भी हट गया। अब देखो पॉइंट को अगर समझा जाए, पॉइंट को अगर मैं समझा जाए तो मैं यही लिखता हूँ पूरा एकदम ऊपर जाकर के। पूछना क्या चाह रहा था, चाहता क्या है ना, तो फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू इफ द एरिया इनक्लोज बाई द कर्व ए इज, है ना, ये पूछना चाह रहा है ना। तो हमारे पास में इतना आ गया, चलो मैं यहाँ सॉल्व भी करता हूँ ना, तो ये हटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर आया, यहाँ से 2 अपॉन एक्स आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2x। अच्छा, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 लिखा हुआ है, ये तो सर्कल है, प्लस 1 दोनों साइड अगर मैं जोड़ दूं तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, तो सर्कल लिखा हुआ है, जैसे सेंटर कितना है 1,0 और रेडियस 1 है। ये कहना चाह रहा है कि अगर एक सर्कल, अगर ये इंक्लोज्ड एरिया है, तो ठीक है, सर्कल ऐसे बन रहा है, तो भैया इससे कितना एरिया इंक्लोज हो रहा है, पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 1 है, ये आया, तो ए ये आया ना हमारे पास। पूछना क्या चाह रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए। चलो, ये तो कुछ खास बात नहीं रही, 6 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो क्या आंसर हुआ इसका, 6 इज आंसर। देखो बच्चों कितना बढ़िया प्रॉब्लम था ना, छोटा सा प्रॉब्लम था, ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा सा कुछ लेंथी था, जितना तो खैर मुझे सॉल्व करना था, तो इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया ना, अदरवाइज बहुत छोटा हो जाता है ना। क्या आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है, नाइन्थ का आंसर 6, नाइन्थ का आंसर 6, नाइन्थ का आंसर 6 एकदम सही जवाब। ठीक है बच्चों, नाउ आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझना है ना, मैं बहुत ही से पेशेंसफुली समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। कंसिडर एक एफ एक्स, पावर 4 का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इफ द स्ट्रेट लाइन इज ए टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स। डायग्राम बनाते चलते हैं, मान लो पावर 4 का है तो कुछ इस तरह से आ रहा होगा कर्व, ऐसे मान लिए, और ये लाइन क्या है, एक कर्व पे टेंजेंट है, और एट पॉइंट 1 कॉमा एफ ऑफ 1 विच अगेन इंटरसेक्ट द कर्व एट पॉइंट क्यू 2 कॉमा 2, है ना, ऐसा कुछ है। अब देखो पॉइंट को आप समझिए कि समझाते हैं आपको, एक जगह तो टेंजेंट है और दूसरी जगह कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। एक सेकेंड, आप तो अभी सिर्फ इतना सा डायग्राम याद रखें, ये ऐसे कुछ डायग्राम है, थोड़ी देर के लिए आप ये समझो, एक जगह टच किया और दूसरी जगह कट किया, ठीक है, ये आपको जानकारी दे रखी है ना, 1 कॉमा एक्स इक्वल टू 1 पे टच कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू 1 जब मैं यहाँ पुट कराऊंगा तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मतलब 1,5 पे टच कर रहा है, मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, ये कर्व एफ एक्स है, और एफ एक्स आपके पास दे रखा है ना ये, ठीक है। आगे आगे क्या बोलना चाह रहा है, 1,5 पे टच कर रहा है, एंड अगेन इंटरसेक्ट, है ना, एफ एक्स एट पॉइंट क्यू, मतलब क्यू पे अगर बात करें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,8 आया, मतलब मुझे एक बात तो समझ में आई कि 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आई, ठीक है, और 2 पर वैल्यू कितनी आई, 8 आई, ये बात तो हमें समझ में आई, 1 और 2 पर वैल्यू, है ना।
ठीक है, यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई। नाउ उसके बाद क्या बोलना चाह रहा है कि एफ डबल डैश वन कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब ये बात समझने वाली बात है कि एफ डबल डैश वन कैसा है, जीरो। यहाँ डबल डैश है बच्चों ना, ये ध्यान देना, ये डबल डैश। ठीक है, अब डबल डैश पर अगर मतलब जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डबल डैश वन हमारे पास में क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा होगा। मतलब वन पे भी वैल्यू जीरो आई और डबल डैश पे भी वैल्यू कितनी आई, जीरो आई। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कर्व की अगर मैं बात करूं, कर्व कुछ ऐसे बनना चाहिए ना, ये कुछ ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, है ना। मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे टेंजेंट बन रही है ना, कट करते हुए, और ये कुछ ऐसे जा रहा है ना। ठीक है, बात समझो ना। और ये कुछ ऐसे करके फिर ऐसे निकल जाएगा ना, ऐसा कुछ आ रहा चाहिए ना हिसाब से। ठीक है, ये उसने बात बोली हुई है, ये बात काम की है। और उसने आगे क्या पूछा हुआ है आपसे, एफ डबल डैश वन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब वन पे एक टेंजेंट आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहाँ तक तो ठीक है ना। एफ डबल डैश वन ये आया है ना, वन पे वैल्यू इतना आ गया, टू पे वैल्यू ये हो गया, एफ डबल डैश वन हमारे पास जीरो आ गया। तो देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थ्री अगर बात करें, ठीक है। अब देखो एक बात समझो, अगर मुझे एफ एक्स लिखना है तो देखो क्या क्या जानकारी आ गई मेरे पास में। अननोन कितने, एक दो तीन चार अननोन है बेसिक तरीके से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ना। एक और बात मुझे पता है कि एफ डैश वन, वन पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कराएं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, थ्री आएगा। ठीक है, मतलब इस वाले पॉइंट को, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है ना, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप मेरी बात समझो, मैं ये यहाँ से हटाता हूँ। हाँ ना, एफ डैश वन जीरो नहीं है ना, वन पे को स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आया और एफ डबल डैश वन ये आया। तो देखो हमारे पास चार अननोन है और चार ही कंडीशंस हैं, सॉल्व तो कर ही सकते हैं आसानी से। हाँ इजीली सॉल्व हो जाएगा सर जी, है ना, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखो आप एक पॉइंट समझो, अगर मुझे इसको लिखना है तो वन पे वैल्यू थ्री आ रही है, सॉरी वन पे वैल्यू फाइव आया है ना, तो एक टेंजेंट ही आ रहा है, तो मतलब थ्री एक्स प्लस टू तो मैंने यहाँ लिखा। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, एफ डबल डैश वन जीरो होना चाहिए, तो भैया मैंने प्लस तो यहाँ लिखा, तो मतलब एक्स माइनस वन की अगर बात करें तो भाई वन पे पावर कितना आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। तभी इसको मैं एक बार डिफरेंशिएट कराऊंगा तो थ्री एक्स स्क्वायर बनेगा, एक बार डिफरेंशिएट कराएंगे तो एक्स माइनस वन का टर्म यहाँ पर आ जाएगा ना। दूसरा अगर मैं इसको बैलेंस कराऊं, ठीक है, डायरेक्ट ही हम एफ एक्स लिख रहे हैं ना, तो अगर मान लो कि टू पे वैल्यू कितना आ रहा है, एट आ रहा है ना, वो तो थ्री और वन और टू पे वैल्यू तो यहाँ मैच कर गई ना। ये बच्चों देखो ये समझो ना, हमें क्या करना है, टू पे वैल्यू एट लाना है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्स माइनस टू का फैक्टर रखते हैं ताकि ये टर्म जीरो हो जाएगा टू पर, है ना। वन और टू पे जीरो होने ही चाहिए। सॉरी, यहाँ तक की बात आपको समझ में, पावर फोर का इक्वेशन है तो देखो हमने इसका डिग्री थ्री रखा, इसका डिग्री वन रखा। इसका डिग्री थ्री क्यों रखा ये भी हमें क्लियर है, क्योंकि एफ डबल डैश वन जीरो होना चाहिए। तो बच्चों देखो ये आएगा एफ एक्स, अगर इसको आप बहुत ध्यान से समझे तो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना। ना अब आप बात समझो, एफ ऑफ थ्री कैलकुलेट करना है तो ये बहुत आसान बात हो गई, एक्स का वैल्यू थ्री डाला तो यहाँ टू बने, टू पे कितना जाएगा एट, थ्री डालेंगे तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, थ्री जब यहाँ डालेंगे तो कितना सिक्स आएगा, प्लस टू आएगा, एट आ जाएगा, और ये फाइनली कितना आ गया, सिक्सटीन आया। ये इसका आंसर हुआ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। अगर कहीं कोई दिक्कत लगती भी है कोई बात नहीं, 10 से 15-20 मिनट का टाइम लेकर के फिर सोचो, और थोड़े गैप गैप में सोचो ना, आपको आंसर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया है, टेंथ का आंसर क्या दे रखा है, टेंथ का आंसर 19। कहीं गलत कर दिया क्या मैंने, थ्री निकाल रहे थे, थ्री जब यहाँ पुट कराएंगे तो कितना बनेगा, टू बनेगा, या थ्री जब यहाँ पुट कराएंगे तो नाइन बना, नाइन और कितना हो जाएगा, इलेवन आ जाएगा। ये इलेवन आएगा तो ये 19 आएगा, ये आंसर है ना, सही है। तो जैसे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी ना, आप लोग मत करा करो ना।
ओके बच्चों, थैंक यू। अच्छा एक सेकेंड, इस वाले में थोड़ा डिप्पी को फिर समरी कर देते हैं ना, लास्ट में हम समरी जरूर करते हैं ना, ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का वो ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना, समरी करते हैं। देखो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था ना, बाकी ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम था, ये भी सॉल्वेबल था, एट द इंस्टेंट आपको क्लिक करना चाहिए। ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, आसान सा था और होने वाला प्रॉब्लम था। ये भी बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम था, ये कंसेप्ट था जो अपन पहले सीख चुके होते हैं। ये बढ़िया प्रॉब्लम है, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम है ना। ठीक बच्चों, आई होप आपको डे 24 के डीपीपीच की सभी प्रॉब्लम्स आपको ढंग से समझ में आ गई।